गाइस यहाँ पे जो सबसे पहले प्रश्न लेते हैं वो ले लेते हैं भारतीय इतिहास के। तो भारतीय इतिहास प्रश्नों की बात करते हैं तो 5 प्रश्न आपके पीपीटी में आने हैं। तब यहाँ पे देखिए पहला कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित। तो गाइस सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस युग से संबंधित बेसिकली ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद जो है वो कौन सा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अस्मक, यानी अस्मक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है महाजनपद। जो 16 महाजनपद हुआ करते थे उनकी सबकी राजधानी आपको याद करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था निम्न में से कौन सा था। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डेरियस प्रथम ने क्या किया था, ईरानी वो शासक हुआ करता था, भारत के बहुत सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था उसने। उस समय ये एक शक्तिशाली और पराक्रमी माना जाता था ईरानी शासक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है कि निम्नलिखित में से क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो क्रमानुसार व्यवस्थित करने का मतलब क्या है, सबसे पहले कौन सा युग आया उसके बाद कौन सा आया, तो इसी तरीके से आपको करना है। तो गई देखिए सबसे पहले जो युग आया था वो आया था इल्बरी तुर्क। इल्बरी तुर्क के बाद क्या आया आपका, वो आया था खिलजी वंश। उसके बाद यहाँ पर क्या आया, उसके बाद यहाँ पर आया था आपका, आया था कौन सा वो देख लेते हैं। तो इसके बाद जो आपका जो इल्बरी तुर्क, खिलजी वंश, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे तुगलक वंश, फिर यहाँ पे आपका सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि 4 5 1 3 2 इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि शेरशाह का मकबरा कौन सा है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। क्वेश्चन आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीटी के बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। तो दोस्तों यूपी पीटी की डेट अनाउंस हो चुकी है, 18 सितंबर को आपका एग्जाम है। इससे पहले अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये संपूर्ण गाइड आप ले सकते हैं। इसमें देखिएगा सारा सिलेबस आपको कवर किया गया है, जितना भी सिलेबस आपके पीटी एग्जाम में आना है। आप सभी को पता है कि इस पीटी एग्जाम में सब कुछ यहाँ पर कवर किया गया है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी, तो सब कुछ इस बुक में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा इसके पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम आपको पता है पीटी का, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही जाएंगे नीचे तो देखेंगे कि इसमें आपको सारे अध्यायवार चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हिस्ट्री में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाग 2 में, ठीक है। इसी तरीके से विश्व भूगोल, प्रारंभिक गणित, यानी कि एक ही बुक में जितना भी पीटी में आपका सिलेबस आना है सब कुछ देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो 2 पेपर हुए बेसिकली, एक प्रथम पाली का और सेकंड पाली का, वो भी देखने को मिल जाता है, ठीक। यूपी का ये पेपर है। तो इसको आप अगर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डायरेक्ट आप मंगा सकते हैं और किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल से जाकर इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, उसमें भी आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। तो इसका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं आप अपनी तैयारी के लिए। नंबर यहाँ पर अगले देखें तो होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न लेने हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें छठा कहता है कि इनाम कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इनाम कमीशन की स्थापना करी गई थी 1852 में। तो याद रखेंगे 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना हुई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो पूना में जो होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई। अब यहाँ पे देखिए एक होम रूल लीग होता है 1916 वाला, जिसको यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने जिसकी स्थापना करी। लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलक, ये हो जाएगा आपका पूना होम रूल में, ये तिलक ने इसकी स्थापना करी थी 1916 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। 8 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो यहाँ पर करी गई थी बेलगांव में। बेलगांव अध्यक्षता कब हुआ था, 1924 में होता है एनसी का ये अधिवेशन। इसको याद रखेंगे। मात्र एक गांधी जी ने यहाँ पर अधिवेशन किया, वो था बेलगांव का। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। अब यहाँ पे देखिए द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया था किस देश की सहायता से, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि जर्मनी, यानी कि जर्मनी उस समय जहाँ के हिटलर हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करी थी
याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए आप कहता है कि राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगले देख लेते हैं जो भूगोल से रिलेटेड है। इसमें कहता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो गाइस देखिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस हो जाएगा अमावस्या, यानी कि अमावस्या का दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि दो ग्रह जिसके आसपास कोई उपग्रह नहीं है। तो वह दो ग्रह कौन से हैं जिनके आसपास कोई उपग्रह नहीं है। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर देख लेते हो जाएगा बुध और शुक्र, यानी कि बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर मंगल की बात करते हैं फोबोस और डीमोस है, पृथ्वी के पास अपना चंद्रमा है, बृहस्पति के पास तो बहुत सारे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पृथ्वी का व्यास कितना है। तो पृथ्वी का व्यास कितना है, 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 12,800 किलोमीटर जो है पृथ्वी का टोटल व्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 की बात कर लेते हैं। तो कहता है कि पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है। अब यहाँ पे दो प्रश्न आते हैं, एक बोलता है कि यहाँ पे पृथ्वी पहुंचने में सूर्य से कितना टाइम लगता है, और एक आता है कि चंद्रमा से जो प्रकाश पहुंचता है वो पृथ्वी तक कितने देर में पहुंचता है। तो गाइस देखें इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट। लगभग 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। अब शनि का यहाँ पे चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है वो देख लेते हैं। तो गाइस देखिए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी कि 29.5 साल, यानी कि 29.5 साल लगते हैं वहाँ पर एक चक्कर लगाने में शनि को। यानी कि अगर शनि पे आप मान लीजिए रहने गए हैं तो वहाँ पर एक साल जो होगा वो 29.5 साल के बराबर होगा। तो गाइस यहाँ पे अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। तो कहता है गैट से अभिप्राय क्या है। तो गैट जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो गाइस 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला कहता है 17 में कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू करी गई थी। तो जवाहर रोजगार योजना जो है वो यहाँ पे शुरू करी गई थी आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जवाहर रोजगार योजना शुरू करी गई थी, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किस चीज़ से। तो नरसिम्हन समिति जो है आपको पता होने की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया। तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित यहाँ पर एक समिति है जिसका नाम है नरसिम्हम। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार द्वारा क्या घोषणा करी गई थी। देखिए यहाँ पे 8 नवंबर 2016 सभी लोगों को याद होगा, उस समय क्या कराया गया था, विमुद्रीकरण, यानी कि नोटबंदी करी गई थी 2016 8 नवंबर को, जब सारे के सारे नोट बदल दिए गए थे, इसको याद रखेंगे। कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 को। ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि नोटबंदी कब हुई थी, उसकी डेट पूरी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। तो अगर देखिए जो आपका HDI सूचकांक होता है उसको यहाँ पे सबसे पहले किसने तैयार किया था, ये बांग्लादेश के थे, और इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इसको तैयार किया और उनके लिए उसको यहाँ पर जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का महबूब उल हक। ये कहाँ के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से ले लेते हैं। तो 21 में कहता है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई हैं। तो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो दी गई हैं वो 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गवर्नर जनरल को दी गई हैं। 1935 के अधिनियम में जो स्थापित थी शक्तियां सारी की सारी किसको दे दी गई थी, गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि संविधान सभा में सदस्यों को निर्वाचन कैसे हुआ था। तो जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे आप सभी लोगों को पता है, तो वहाँ पर एक प्रश्न आता है कि किस रियासत ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद रियासत ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो इसका निर्वाचन कैसे हुआ था। तो 22 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा इन सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो कहता है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त की जा सकती है, यानी कि नागरिकता का उल्लेख किसमें है। तो भाग 2 में आपके नागरिकता का उल्लेख दिया हुआ है और उसके साथ साथ ये नागरिकता कब छीनी जा सकती है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा
परित्याग करने पर, वंचित किए जाने पर या फिर पर्यावसन पर। मतलब किसी दूसरे देश की नागरिकता आप ग्रहण कर लेते हैं तब भी आपको यहाँ पर भारत की नागरिकता खोनी पड़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों चीज़ों से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वह प्रदान करता है क्या चीज़ें। अब 24 में अगर देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 19। ठीक है, इनको याद रखेंगे। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, इसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके दिया हुआ है। इसी में जो है आपको दिया गया है किस चीज़ का, जो आपकी जो मीडिया है उसको स्तंभ भी इसी में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 25 कहता है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति प्रदान करी गई है। तो किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति प्रदान की गई। 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को क्या किया गया, संरक्षण की शक्ति प्रदान करी गई है। यानी कि अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है या फिर उसको छीनता है तो आप जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर के अपनी शिकायत कर सकते हैं, निश्चित रूप से कार्यवाही करी जाएगी। अगले प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें तो समान विज्ञान में अगर देखें तो 26 में कहता है कि BCG टीके किस रोग के लिए लगाए जाते हैं। तो BCG टीका जो होता है किस रोग के लिए होता है, तो सभी को पता होना चाहिए। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि ये हो जाता है टीबी रोग। जो टीबी रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस इसका बैक्टीरिया का भी नाम है। तो क्षय रोग में इसको कहा जाता है। तो क्षय रोग के लिए BCG टीके का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, तो डायोड जो होता है वह एक प्रयुक्ति होती है जो धारा को क्या करती है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि एक दिशा में प्रवाहित होने देती है धारा को डायोड। डायोड का काम ही होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी नहीं। रेडियोधर्मी का मतलब होता है रेडियो एक्टिव, यहाँ पे कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो गाइज 28 में अगर देखें तो आप कहेंगे कि यूरेनियम तो है, उसको आप यूज करते हैं एटॉमिक में। उसके बाद फ्रांसियम, थोरियम, ये सारे के सारे क्या हैं। लेकिन लेड जो है आपका, जिसको हम पीबी से डिनोट करते हैं, लेड हमारा जो है वो रेडियोधर्मी नहीं है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि नाइक्रोम निम्न में से किसकी मिश्र धातु। देखिए नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम जो आपके हीटर में तार यूज किया जाता है उसको कहते हैं। और इसका जो है आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। हीट होने पर इसमें से हीट निकलती है। अब यहाँ पे देखिए 29 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकेल और क्रोमियम को मिला करके हम नाइक्रोम का वायर बनाते हैं। किसका प्रयोग करके, निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है नाइक्रोम के वायर में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि वयस्क पुरुषों में मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। जो वयस्क पुरुष होते हैं उसमें जो मस्तिष्क का औसत भार है 30 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि 1232 ग्राम होता है। कहीं कहीं पे यहाँ वैल्यू जो है 1200, 1250 या फिर 1300 ग्राम के आसपास दे रखी होती है अप्रॉक्स में। लेकिन यहाँ पर अगर एग्जैक्ट इस तरीके दे देते हैं तो 1232 का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्नों की ओर चलिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जीएस के सारे प्रश्नों को खत्म कर लेंगे। तो गाइस अगले जो प्रश्न रहेंगे आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस के। जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो 81 में कहता है कि हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे देखिए हुमायूंनामा जो है ये हुमायूं के ऊपर लिखी गई है पुस्तक है। तो यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखे 82 कहते हैं कि भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं कि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, वो होती है रेड क्लिफ। और यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, 3 बीघा कॉरिडोर। अब भारत और चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है, इसके ऑप्शन पे चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक मोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो सलीम अली जो व्यक्ति थे वो उनको यहाँ पर जो है पक्षी वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 83 का वो हो जाएगा यहाँ पर आपका गोवा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सलीम अली
पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 64 कहता है कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष यहाँ पे पूछा गया है, अध्यक्ष नहीं पूछा गया है या फिर स्पीकर नहीं पूछा गया। स्पीकर पूछा जाता तो हाँ जीवी मावलंकर राइट आंसर होता, लेकिन 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनंत सैनाम। अनंत सैनाम जो थे प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो वो हो जाएंगे आर के सनमुखम चेट्टी। तो आर के सनमुखम चेट्टी इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें 86 कहता है कि नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है आप सभी को लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हॉर्नबिल त्यौहार भी मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे अंग्रेजी जो है नागालैंड की एक आधिकारिक भाषा है, वहाँ पर सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। अपने यहाँ के लोग इंग्लिश बोलने में बहुत कतराते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि मोतिया का द्वीप किसे कहा जाता है? तो मोतियों का द्वीप जो होता है वो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बहरीन। एक बहरीन यहाँ पर जो देश है उसको मोतियों के द्वीप के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 88 कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस हिंदी लेखक को दिया गया था? अब यहाँ पे देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सर्वप्रथम दिया गया था वो मलयालम के लेखक के लिए दिया गया था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया किस हिंदी लेखक को दिया गया। तो हिंदी लेखक के लिए सबसे पहले जो पुरस्कार दिया गया था 88 का राइट आंसर हो जाएगा 80, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को सबसे पहले हिंदी के लिए यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? अब निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी ये पूछा गया है। तो 89 में अगर देखें आप तो ये हो जाएगा 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करी गई थी। इसी वजह से हमें 25 जनवरी को मतदाता दिवस के तौर पे हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है कि भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बनी है? तो भारत का एक राज्य है जहाँ पर आज तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तो 90 में अगर देखें गाइस तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु में बन चुकी हैं, उसके बाद राजस्थान में बन चुकी हैं, उत्तर प्रदेश में सभी को पता है, और यहाँ पे जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आज तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का डी। अब यहाँ पे अगले प्रश्नों की ओर चले तो हो जाएगा सामयिकी, यानी कि करंट अफेयर के 10 प्रश्न आपके लेने हैं। इस वाले प्रैक्टिस सेट में आपके 10 करंट अफेयर के प्रश्न हैं। तो यहाँ पे 91 में देखें तो कहता है कि हाल ही में किसको रामानुजन पुरस्कार 2020 मिला है? तो इम्पोर्टेंट ये है इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2021 का अभी जारी नहीं हुआ है, तो 2020 का ही इम्पोर्टेंट है। तो 91 में अगर देखेगा इस तो यहाँ पे कहता है आपका कि रामानुजन पुरस्कार हाल ही में दिया गया डॉक्टर कैरोलिना अराजू को। डॉक्टर कैरोलिना अराजू को रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए अगर 92 में तो कहता है कि हाल ही में कहाँ ओला द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने की घोषणा करी गई है? तो यहाँ पे देखिए ओला कंपनी जो है आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एक स्कूटर कारखाना खोलने की घोषणा करी। तो 92 का जो राइट आंसर है गाइस वो हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि तमिलनाडु में ओला कंपनी के द्वारा सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने जाने की यहाँ पे घोषणा करी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि आरबीआई द्वारा हाल ही में कहां पर स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी गई? तो स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो 93 का राइट आंसर है आपका डी, यानी कि जयपुर है, राजस्थान का जयपुर, वहां पर इसकी स्थापना करी जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं अगर 94 कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों की जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी? देखिए सरकारी कर्मचारी जो जीन्स और टी शर्ट पहन कर आते हैं उन पर रोक लगा दी गई है। तो उस यहाँ पे जो राज्य का नाम है वो क्या है? तो 94 का राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, जितने भी उनके सरकारी कर्मचारी थे उनको क्या किया गया, जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई। तो ये आपका क्या लगता है, ये फैसला सही है या गलत है? कमेंट में जरूर बताएं। तो गाइस अगर क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं तो कहता है कि वह कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गोवा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 96 कहते हैं कि नाटो द्वारा स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य युद्ध का अभ्यास किया जा रहा है। तो स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, तो कहाँ पर किया जा रहा है? तो 96 का जो राइट आंसर है गाइस वो हो जाएगा ए, यानी कि अटलांटिक महासागर में इसका अभ्यास किया जा रहा है, जिसका नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर 21। याद रखिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है किस महिला द्वारा माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? तो सबसे कम समय में जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला बनी वो कौन सी है? तो 97 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये हो जाएगी
सांग हग। तो सांग हग ने क्या किया, माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं आपका 98 कहता है किस देश द्वारा निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता संचालित की जा रही है। तो निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता संचालित की जा रही है वह कौन सा देश है जिसमें इस तरीके से नागरिकता दी जा रही है। तो 98 का राइट आंसर क्या है जो आपका यहाँ पे देखिए माल्टा, मॉन्टेनिग्रो और डोमिनिका। तो यहाँ पे तीनों देशों में ऐसा किया जा रहा है कि निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता संचालित की जा रही है इन तीनों देशों में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है किस राज्य द्वारा महिलाओं हेतु स्मार्ट किचन योजना प्रारंभ करी गई। तो स्मार्ट किचन योजना जो है वो किस जगह पे प्रारंभ करी गई है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केरला में स्मार्ट किचन योजना प्रारंभ करी गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 में देखें तो कहता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला उद्यान कहाँ स्थित है। तो देखिए उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान स्थापित किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा, वो हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब गए देखिए 50% में जीएस के कर लिए, अब अगले नॉन जीएस के प्रश्नों में देखते हैं कैसे कैसे आपको दिया हुआ है। गाइस समान हिंदी के आपके 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो 56 में कहता है कि चंद्रोदय का संधि विच्छेद बताइए। तो चंद्र उदय का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा। तो 56 में अगर देखें गाइस तो हो जाएगा चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 57 है वो कहता है कि अवनी शब्द का विलोम क्या है। तो अवनी शब्द का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर अंबर। इसको याद रखेंगे, जैसे कहते हैं अवन अंबर, तो ये जो है एक ही के पर्यायवाची हैं, बाकी सब यहाँ पे अलग हैं। तो ये इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा अवनी का वो हो जाएगा अंबर, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहते हैं कि अरड़ का पर्यायवाची है। तो अरड़ जो है वो किसका पर्यायवाची है। तो सभी को पता नहीं चाहिए कि अरड़ का मतलब जंगल होता है, कानन का मतलब जंगल होता है। तो यहाँ पे अरड़ और कानन एक ही है, यानी कि जंगल के पर्यायवाची हैं, बाकी सारे के सारे यहाँ पे अलग दिए हुए। तो 58 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए 59 कहता है आपका बी वाला, यानी कि मन को आकर्षण करने वाले को क्या कहते हैं, हृदयग्राही। जो मन को आकर्षित कर लेता है हम उसको हृदयग्राही कहते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि आपके ग्रामर के 5 प्रश्न आने हैं। अब यहाँ पे 60 में कहता है निम्नलिखित में से पुल्लिंग को पहचाना है। तो पुल्लिंग को हम कैसे पहचानेंगे, हमने आपको बता दिया कि जो वर्ड आपको दिया है उसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे। तो 60 का हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, मोरनी, बेटी, घोड़ी, शिक्षक। तो ये इसमें पहचानना है कि पुल्लिंग क्या है। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है शिक्षक जो है वह पुल्लिंग है, बाकी तो आप देख सकते हैं ये सभी स्त्रीलिंग यहाँ पे बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, मोरनी, घोड़ी, बेटी, शिक्षक। तो शिक्षक जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। अब गाइस क्या है, अब अगले प्रश्न में देखें तो क्या आपका गद्यांश है। 61 से लेकर के यहाँ पे 70 तक आपका गद्यांश दिया हुआ। तो इसको मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि समय कम है। तो इसको आप आराम से एग्जाम में डायरेक्ट कीजिएगा क्योंकि आराम से आपके 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, पक्के के पक्के 10 नंबर आपको ये मिलने वाले हैं क्योंकि ये हिंदी के पैसेज बहुत आसान होते हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं। गाइस समान अंग्रेजी के अब प्रश्नों में देखें 71 में कहता है कि द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक। तो इसमें बोला गया है कौन कौन सा यहाँ पे जो है सही सुटेबल प्रीपोजिशन बैठेगी। अब 71 में अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे अगर देखें तो कहता है कि आफ्टर रिटायरमेंट श्रुति लाइव्ड डैश ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद जो है श्रुति वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है तो लिव्ड इन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिव्ड इन, ठीक है, याद रखिएगा लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जगह का नाम दे देता तो वहाँ पर एट लगाता, लेकिन यहाँ पे पूरे ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट का नाम दिया है इसीलिए क्या कहें लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं 72 में कहता है कि इसमें से कौन सा एरर है ये आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे 72 में देखें तो कहता है कि ही फ्लोड इनटू अ रेस एट द वेरी साइड ऑफ दैट मैन। अब यहाँ पे देखें इसमें क्या बोला कि इसमें गलत क्या है। तो इसको अगर ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा आपका ही फ्लोड इनटू अ रेज। तो यही इसका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एरर किसमें है, पहले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 73 में कहता है कि इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है। तो कौन सी इसमें स्पेलिंग सही लिखी हुई है रर्नस की, तो ये देख लेते हैं। 73 पे अगर देखें ये थोड़ा सा यहाँ पे टफ दिया हुआ है, इतना पूछा नहीं जाएगा, बहुत आसान आपके आने वाला है पीटी में इंग्लिश। तो इसमें हो जाएगा एरर नियस, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर सही। बाकी यहाँ पे सब गलत लिखी हुई है, स्पेलिंग जो आपकी सही है ये आपकी पहली है। अब यहाँ पे देख लीजिए 74 से 75 पे क्या है, दो आपके प्रश्न जो है ये पैसेज क्या आएंगे। पैसेज क्या है, बहुत छोटा सा पैसेज है, मन चाहे तो इसको पढ़ लीजिए। तो दोस्तों वीडियो पॉज करके इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम इसके आंसर ले लेंगे। तो थोड़ा सा और यहाँ पे पैसेज बचा हुआ है तो इसको भी पढ़ लेते हैं वीडियो पॉज करके। तो उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा, बहुत ही अच्छा पैसेज था ये।
तो 74 में कहता है कि इन द पैसेज डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स, तो बोला गया है कि पैसेज में डिवीजन ऑफ लेबर का जो मतलब है वो क्या बोला गया है। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन टू अक्वायर ग्रेटर स्किल। तो इसमें जो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्पेशलाइजेशन टू अक्वायर ग्रेटर स्किल, ये यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 75 कहता है कि टू विच पीरियड टू द न्यूलिथिक टाइम्स रेफर, तो बोला गया है कि टू कौन सा पीरियड यहाँ पे न्यूलिथिक टाइम को रेफर करता है वो देखें। तो 75 का राइट आंसर क्या हमने पढ़ा वो हो जाएगा यहाँ पर लेटर पार्ट ऑफ द स्टोन एज, यानी कि स्टोन एज का जो पाषाण काल हुआ करता था उसका जो बाद का पार्ट था उसको हम न्यूलिथिक टाइम्स के नाम से जानते हैं। ये हो गया यहाँ पर 75 का पहला। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगले जो प्रश्न है वो है तर्क शक्ति एवं जो है ये रीजनिंग का, बेसिकली रीजनिंग के आपके 5 प्रश्न आपके आने हैं इसमें। तो रीजनिंग के किस तरीके से प्रश्न आएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ, तो ए जो है वो कहता है कि बी का भाई है, ठीक है, इस तरीके से हम ट्री बनाते हैं। फिर कहता है सी का विवाह डी से हुआ है। अब जो है सी का विवाह डी से हुआ है तो सी डी जो है वो आपस में विवाह कर चुके हैं। उसके बाद कहता है कि यदि सी बी का भतीजा है, तो कहता है कि सी जो है अगर ये यहाँ पे जो है सी बी का भतीजा है, ठीक है, तो कहता है कि ए का डी से क्या संबंध, तो ए का जो है डी से क्या संबंध होगा। तो थोड़ा सा अगर इस पे दिमाग लगाइए तो इसका राइट आंसर ससुर हो जाएगा, यानी कि जो कौन हो जाएंगे, ये ससुर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 77, कहता है कि यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। अब 3 दिसंबर 2000 को जो रविवार था, 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम एक साल में स्विच करते हैं, मान लीजिए 3 दिसंबर से हम 3 दिसंबर 2001 की बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, रविवार था तो वो सोमवार हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे लीप वर्ष वो नहीं है तो सिर्फ +1 बढ़ेगा जाके, अगर वो लीप वर्ष है तो +2 बढ़ेगा। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर 3 दिसंबर से 2000 जो है आपका, वो आपका देखिए 2001 तक हम गए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको 3 दिसंबर 2001 को क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सोमवार। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक महीने का निकाल लेंगे इसमें और डेज करके, तो 77 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बुधवार है, कि यहाँ बुधवार इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं ही का मतलब है 41 और यहाँ पे सी का मतलब है 49, तो यहाँ पे देम का मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से इसको किया गया है। तो गाइस यहाँ पे इसको एक मान लीजिए कि ये 27 वैल्यू ले ली गई है, तो 27 वैल्यू में से क्या करेंगे, जो आपकी एच की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, तो इसको यहाँ पे माइनस कर दिया गया तो आपकी क्या आ जाएगी, 19 हो जाएगी। फिर यहाँ पे ई की वैल्यू 5 होती है, तो 27 में से 5 माइनस कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 27 में से 5 माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों काउंट कर लें तो 41 हो गया, तो यही वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिक इसमें लगाया गया है। अब यहाँ पे क्या करें, जो आपका देम पूछा गया है, देम में क्या करेंगे, टी की वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 27 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से एच में से आपको, ये तो माइनस हम कर चुके हैं यहाँ पर, तो 19, 22 और उसके बाद है एम की वैल्यू होती है 13, तो 27 में से अगर हम 13 माइनस कर देंगे तो जितना भी आपका बचेगा उसको काउंट करके टोटल लिख लीजिएगा। तो 78 का राइट आंसर आपका ए, यानी कि 62 टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके का इस प्रश्न में लॉजिक लगा हुआ, थोड़ा सा अजीब लॉजिक है लेकिन इसको लगाना पड़ेगा ही आपको। अब 79 में कहता है कि निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। तो असंगत का चयन का मतलब होता है जो यहाँ पे सबसे भिन्न है। अब 79 में अगर देखें तो गाइस देखेगा स्टीव हो गए, कपिल देव हैं, इमरान खान है, फिर यहाँ पे हो जाएंगे राहुल द्रविड़। अब यहाँ पे जो सबसे असंगत है वो देख लेते हैं, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। अब यहाँ पे सारे के सारे जो हैं ये कप्तान है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे राहुल द्रविड़ कभी कप्तान नहीं बने, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखें तो 80 में यहाँ पे कथन निष्कर्ष से पूछा गया है। तो कथन निष्कर्ष में देखे कहता है कि सभी कूलर जो हैं वो पंखे, सभी कूलर पंखे हैं, ठीक है, इस तरीके से फिगर बनाते हैं। फिर कहता है कुछ पंखे बिजली है, तो चलिए कुछ पंखे जो है बिजली बना देते हैं। और यहाँ पे बोला कुछ बिजली पावर है, तो कुछ बिजली पावर, ये हमारा जो है इसमें फिगर बन गया। अब यहाँ पे हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं वो देखें। अब यहाँ पे बोला गया है कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल बी करता है। अब निष्कर्ष जो मैं बोला कुछ पावर कूलर है, तो कुछ पावर जो है कूलर है, इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये यहाँ पर हो ही नहीं सकता। फिर कहता है कुछ पंखे पावर है, तो कुछ पंखे जो है पावर है, इसका भी यहाँ पर कोई संबंध नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर कहता है सभी पंखे पावर है, ये तो कतई नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई भी अनुसरण नहीं करता है। तो इस फिगर के हिसाब से क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर
तो गाइस अब हमारे जो प्रश्न बचे हैं वो बचे हैं 31 में प्रारंभिक गणित का। तो प्रारंभिक गणित में देखिए 31 में कहता है कि एक पंखे को 1200 रुपये में बेच करके संजय 200 रुपये की हानि करता है, तो कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा। तो देखिए सिंपल सा है, इसको 1200 में बेचकर 200 की हानि करता है। तो गाइस देखिए अगर 1200 में अगर 200 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो अगर हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, चलिए हम निकाल लीजिए। क्रय मूल्य हमारा हो गया आपका 1400 रुपये, क्योंकि 1200 में 200 जोड़ देंगे तो हानि हो रही है ना, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब इसके बाद कहते हैं कि 10% का लाभ हो, तो 10% के लाभ के लिए क्या करेंगे, सिंपल से क्या करेंगे, 1400 का यहाँ पे हम 10% निकाल लेंगे। 10% निकालेंगे 1400 का, कितना हो जाएगा आपका, 140 हो जाएगा। अब इससे 140 को हम 1400 में जोड़ देंगे तो हमारा जो टोटल आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो 1400 में अगर 140 जोड़ेंगे तो हमारा 1540 राइट आंसर आ जाएगा। 1540 यहाँ पे इसका पूरा का पूरा हो जाएगा, इतने में इसको यहाँ पर बेचना पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 बहुत आसान है। कहता है कि 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से नहीं कटती हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगी, आप 1 से 20 में देखिए तो पहली क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 11 होगी, फिर यहाँ पे 13 होगी, फिर यहाँ पे 19 होगी। तो यहाँ पे इतनी टोटल संख्याएं हैं, तो इन सबको जोड़ लेंगे। इन सबको जोड़ लीजिए, फिर यहाँ पे टोटल कितनी संख्याएं, 8 हमारी संख्याएं हैं, यानी कि 8 अभाज्य संख्याएं हैं 20 तक का। तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा, 77 आएगा। 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका राइट आंसर कितना जाएगा, 9 सही 5/8, यानी कि 9 सही 5/8 इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए बहुत ही आसान है, इसको सिर्फ सरल करना है, तो इसको आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है, इजी प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 है कि 34 में आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको एक फार्मूला लगना है। कौन सा लगना है वो आपको बता देता हूँ। तो देखिए ऊपर वाले में कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस तरीके से आप इसको ये वाला फार्मूला ऊपर लगा देंगे, उसके बाद जो है पूरा का पूरा कट पिट जाएगा, ठीक है। तो उसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 देख लेते हैं। तो 35 जो कहता है कि 999, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से लिखी हुई वैल्यू, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब भाई देखिए जो हमारी वैल्यू लिखी हुई इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे 999, उसके बाद यहाँ पे 999 ये इंटू करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से हमको दिया गया है बस वही प्रोसेस हमको करना है। उसके बाद 999, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 998001 और प्लस 995, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे टोटल काउंट कर लेंगे, टोटल जब आप काउंट करेंगे तो आपका राइट आंसर देखेंगे बी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज हमने क्या किया, पूरे 80 प्रश्न अब तक कर लिए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। अब बचे क्या है, हमारे पास 20 जो है डीआई के प्रश्न बचे हैं। तो गाइज देखिए आपके पास एक दिन का समय बचा हुआ है, तो डीआई मेरे हिसाब से तो आपको अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना भी फोकस है आप जीएस पे कर सकते हैं या फिर अदर पोर्शन पे। देखो डीआई का पोर्शन तो आप वहाँ जाके कर ही लेंगे अगर आपको थोड़ा सा मैथ की नॉलेज है। तो दोस्तों यहीं पे इस प्रैक्टिस सेट को फिनिश करते हैं। डीआई के लिए क्या करेंगे, आप इसका प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, वहाँ से डीआई की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि समय सिर्फ आपके पास एक दिन है, तो एक दिन में कितना करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।